हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों, आज से हम लोग CUET BSc एंट्रेंस के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करेंगे, एक तरीके से कह सकते हो रीस्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग बैच शुरू किए थे उसमें हम लोगों ने केवल 11th के सिलेबस को ही अब तक पढ़ा था। बट जैसा हम सब जानते हैं NTA ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हमारा जो BSc एंट्रेंस का सिलेबस होगा उसमें केवल प्लस टू क्या क्लास 12th के NCERT ही हमारी आने वाली है। क्लास 11th का हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा सिलेबस है। तो अब चूंकि हमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है, हमारा कोर्स बदल दिया गया, तो हम लोग को एक नए सिरे से एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ना होगा। तो हम लोगों ने इसीलिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने का प्लान किया कि जो पढ़ लिया, जो हो गया, फॉरगेट इट एंड लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। एकदम ज़ीरो से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा एग्जामिनेशन जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर अभी से भी काउंट करोगे तो अप्रैल, मई, जून, अगर मैं 3 महीने पूरे मानूँ तो फिर बस 90 डेज, तीन महीने अच्छे खासे बचे। अब बिलीव करो 3 महीने में क्लास 12th की NCERT, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, कुछ भी हो, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत थॉरोली कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी है जिसका हम सबको वेलकम करना चाहिए। देखो, हर चीज़ में कमी, गलतियाँ निकालना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी देखना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कह दिया गया कि क्लास 12th का सिलेबस हमारा पूरा आएगा, इससे सोचो कितना फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो प्लस 2 में अभी हैं और एग्जामिनेशन बोर्ड का अपना दे रहे हैं या देने वाले हैं। अब उनके मन में एक बोझ नहीं रहेगा कि यार मुझको ये बोर्ड्स भी देखना है, बोर्ड्स ख़त्म हो जाए तो फिर 11th का करना है, ये एक मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा। वो अपना बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि जो बोर्ड्स का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यही मेरे एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो थोड़ा सा एक प्रेशर रिलीज होगा उन बच्चों के ऊपर से जो प्लस 2 में अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अब जो बच्चे हो सकता है कि प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ दिन से ड्रॉप लिए हो, तो उनका कहना हो सकता है, उनके अपने अलग पॉइंट्स हो सकते हैं कि सर हम लोग तो पिछले 3-4 महीने से लगातार प्रिपरेशन किए 11th का, मगर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि हमारा नुकसान हो गया। कोई भी तुमको ज्ञान मिला, तुम पढ़े, कुछ सीखे, वो कभी नुकसान नहीं होता। ये थिंकिंग, ये मेंटलिटी एकदम निकाल दो दिमाग से कि सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ा जाता है, ये एकदम निकाल के पहले हटा दो। कभी ऐसी मेंटलिटी मत रखना कि एग्जामिनेशन के लिए कुछ, ठीक है पढ़ लिया, अच्छी बात है, कुछ पता चला, कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीखे, है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 12th के NCERT, हमको उसके हिसाब से एक नए सिरे से रीस्टार्ट करना है, प्लान करना है। सिलेबस प्लान क्या होगा, हमें कैसे 12th के NCERT पढ़नी है, क्या 11th में हमको ज़रूरत पड़ेगी, ये सब कुछ तुमको मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट्स के तुमको मैंने अच्छे से पहले क्लियर कर दिए कोर्स स्टार्ट करने के पहले, ताकि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फाइन। दूसरी बात कि कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर क्लास 12th में ऑप्टिक्स से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो बच्चों, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, जब मैं पढ़ता था तब भी और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी, हालांकि अभी भी पढ़ता ही, ऐसी बात नहीं है। जब मैं मतलब एकेडमिक्स था हमारा, जब मैं पढ़ता था, तो हमेशा से मैं इस बात पे ध्यान रखता था कि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है फिजिक्स में। हर सब्जेक्ट में होगा मगर फिजिक्स में बहुत मैटर करता है। हमें किस टॉपिक के पहले, चैप्टर तो छोड़ो, किस टॉपिक के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स हमारा वीक है, मुश्किल होती है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आएगा ऑप्टिक्स का भी नंबर आएगा, ऑप्टिक्स को भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सब लोग अब तक कवर किए। तो पूरा हम लोग को NCERT क्लास 12th का कवर करना है, रे ऑप्टिक्स हो, वे ऑप्टिक्स हो, कुछ भी हो, एकदम घबराओ नहीं। आज निकल तो उसका नंबर भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीक्वेंस मैटर्स, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सीक्वेंस को वैसे ही रखेंगे जैसा सीक्वेंस है। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे, वरना जो सीक्वेंस हम लोग की बुक में, उस बुक को ही फॉलो करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हाईली मैथमेटिकल है, ढेर सारे न्यूमेरिकल है, एक से एक चैप्टर्स है, एक से कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली कम है और थोड़ा सा कह सकते हो कि जल्दी कम टाइम लेगा फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में बच्चों जो सबसे पहला सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वहाँ से मैं बात को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यही तुम्हारा आज सबसे पहला क्लास है। CUET 2022 का तुम्हारा फाइनल ऑफिशियल बैच अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और हमेशा कहा जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत किया, आधा काम तुम्हारा हो गया। शुरुआत अच्छी नहीं करोगे, रैंडमली प्रिपेयर करोगे, बिना सोचे समझे, प्लान करके नहीं, तो वो शुरुआत खराब होगी। इसलिए मैंने हर फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुमको पहले बता दिया कि तुमको ये पढ़ने का तरीका हमारा होगा, इस तरह से क्वेश्चन फॉलो करेंगे और ये चीज़ हमको ध्यान देनी है, ठीक है। अब हम प्लान कर लिए, स्ट्रैटेजी बना लिए, तो अब हम लोग आराम से पूरा दिमाग लगा सकते हैं अपने प्रिपरेशन पर। तो अब से, आज से दिन नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, बस कुछ नहीं सोचना है, बस CUET 2022 क्लास 12th का सिलेबस जितना रगड़ सकते हो बस रगड़ना है और कुछ भी तुमको नहीं सोचना है। और एक चीज़ मैं तुमको और बताऊंगा कि ये चीज़ क्यों तुम्हारे लिए और आसान हो गई है। तुमको बहुत लोगों को लग रहा होगा यार बहुत मुश्किल है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मगर तुमको बताऊंगा कि ये चीज़ पहले से तुम्हारा जो भी ड्रीम कॉलेज रहा हो, तुमको BHU में जाना है, बहुत ध्यान से बस सुनना, तुमको BHU में जाना है, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना था, तुमको GNU, तुमको या फिर किसी और भी यूनिवर्सिटी में तुमको जाना था, जो भी तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहा होगा, तुम बिलीव करो ये पहले से और आसान हो गया है। अब ये कैसे आसान हुआ है मैं इसकी एक सेपरेट क्लास से तुमको समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, पूरा तुमको समझाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं यार ये है बहुत बढ़िया चीज़, हमको इसके साथ चलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा तुमको, अच्छे से बताऊंगा। जिनका BHU में ड्रीम है कि BHU में तुमको जाना है, मैं तुमको इस बात को अच्छे समझाऊंगा कि इट हैज़ बिकम लॉट मोर ईजियर देन बिफोर। ये पहले से और आसान हो गया है। कैसे आसान हुआ है थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ समझाऊंगा। बट अभी हम लोग बात करते हैं पहले अपने सिलेबस की। तो आज से शुरू करते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक जो मैं तुमको इस पे शुरू कर रहा हूं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है जो इसको अच्छे से विधिवत समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, हमने इसको चार्ज दिया और चार्ज इसके ऊपर जाकर के आगे से स्टोर हो गया, ठीक है। मान लो कोई कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज दिया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बॉडी पर या किसी पर ऑब्जेक्ट पर जो फ्री चार्ज हम देते हैं, जो उस पर चार्ज अपीयर होता है, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। Q is equal to N into E. The charge on any object is always integral multiple of E. अब E क्या होता है सुनो। ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको नेचर ने चार्ज दे करके भेजा है या चार्ज दे करके बनाया है, और उन दो पार्टिकल्स का नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। हमारे यूनिवर्स में इन्हीं दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज है, इन्हीं दोनों को चार्ज का प्रॉपर्टी दिया गया है। तो इन दोनों पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज ऑफ दिस होल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का जो सबसे फंडामेंटल चार्ज है, जो सबसे छोटी से छोटी चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है,
इस पूरे यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही होती है। मतलब कहने का ये हुआ सीधी भाषा में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है, वॉट एवर जो भी वैल्यू है, इसकी बात करेंगे अभी, जो वैल्यू है इस यूनिवर्स में उससे छोटी चार्ज पॉसिबल नहीं है। इनका जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, उसी चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो फंडामेंटल चार्ज होता है, द फंडामेंटल चार्ज और योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो चार्ज होगा उसको फंडामेंटल या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हो, और इस फंडामेंटल चार्ज को बच्चों लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन के लिए -e लिख देते हैं और प्रोटॉन के लिए वी राइट इट +e। ठीक है, और इस फंडामेंटल या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखो तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि इतनी पूरी लंबी चौड़ी वैल्यू को हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेसिमल के 2 पॉइंट तक भी यूज़ करोगे तो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। देखो बात ध्यान समझना, मैं इस बात को तुमको समझा दूँ कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, छोटी छोटी बातें, फंडामेंटल चीज़, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो सब ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, दिमाग में बैठाना होगा। तो इसलिए हर चीज़ को मैं तुमको बता रहा हूँ, चाहे थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल, तो खैर जो करेंगे वो तो करेंगे। ठीक है, तो बात समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यूनिवर्स में ये सबसे छोटे चार्ज है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, स्मॉल ई से इसको एब्रीवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए -e, प्रोटॉन के लिए +e। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ये जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट होता है। इस अपोजिट नेचर को बताने के लिए ही यहाँ पर माइनस हमने दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूँगा सारे बच्चे जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ये जो प्लस माइनस नाम दिया गया है कि किसने दिया था, कि एक दो टाइप के चार्ज हैं, एक ये, इन चार्जेस को एक कह दिया गया पॉजिटिव चार्ज, एक कह दिया गया नेगेटिव चार्ज। हालांकि हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस मैथमेटिक्स वाला प्लस माइनस नहीं है। इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कम है। ये माइनस प्लस प्रॉपर्टी को दिखाता है कि जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा, जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन उसको रिपेल करेगा। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए एक को बोला गया प्लस, एक को बोला गया माइनस। ये किसने किया था, ये किसने नामकरण किया था इलेक्ट्रॉन को प्लस प्रोटॉन को माइनस, इलेक्ट्रॉन को माइनस प्रोटॉन को प्लस, या दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक को प्लस चार्ज को एक को माइनस चार्ज को। ये सबसे पहले किसने कहा था, किसने ये नामकरण किया था, ये मैं देखूंगा कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताते हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि बुक ना पलटना पड़े, और अगर पलटना पड़ भी जाए तो पलट करके चेक करके आंसर मैं उसको दे रहा, देखता हूँ कौन उसका आंसर बता पाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया फंडामेंटल चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे कोई बॉडी है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ही है, मगर चार्ज किसी भी बॉडी पर आ सकता है। मेरे पर भी चार्ज आ सकता है, इस मार्कर को भी मैं चार्ज दे सकता हूँ, तुमको भी चार्ज में दे सकता हूँ, किसी पर भी चार्ज आ सकता है। तो किसी दूसरी बॉडी पर जो चार्ज आता है, ऐसा कहा जाता है कि जो चार्ज आता है वो जो ये फंडामेंटल चार्ज है हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, जहाँ n की वैल्यू जो होगी, यहाँ कभी कभी प्लस माइनस भी लिखा होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज के नेचर के हिसाब से। तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, हमेशा इंटीजर में होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। कभी भी जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी बॉडी पर आने वाला चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर तुमको एक छोटा सा मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कुछ बच्चों को
ये चीज़ का मतलब नहीं पता होता है। फिज़िक्स में इस चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड। किस चीज़ को हम बोलते हैं कि हाँ यार ये चीज़ क्वांटाइज्ड है, ये वैल्यू क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। चार्ज इज नॉट ओनली थिंग दैट इज क्वांटाइज्ड। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी न किसी रूप में अलग अलग जगहों पर क्वांटाइज्ड होती हैं। जैसे अभी तुमको मैं बताता हूँ कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक रफली तुमको बताता हूँ, शायद तुमको कोरिलेट कर सको। तुमको याद होगा पहले जब हम लोग फ़ोन रिचार्ज करते थे तो फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए एक रिचार्ज कूपन आया करता था, ठीक है। उस कूपन में एक ऐसा कूपन होता था ना जिसके बैक साइड में एक ऐसा सिल्वर कलर का एक होता था जिसको हम लोग स्क्रैच करते थे। सबको ध्यान आ रहा होगा, कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसको उस कार्ड को स्क्रैच करते थे, यहाँ पर कुछ कोड लिखा होता था 14 डिजिट का, 16 डिजिट का, याद आ रहा है, जिसको यूज़ करके हम लोग फ़ोन अपना रिचार्ज किया करते थे, ठीक है। सबको अच्छे से याद आ रहा होगा। SMS पैक वगैरह आता था, टेरिफ वगैरह आता था, बहुत सारे कार्ड्स आते थे, ठीक है। आई डोंट नो, पता नहीं बात है कि नहीं आता, मुझको नहीं पता, लेकिन ये कार्ड सबने कभी ना कभी देखा होगा। जब तुम एक कार्ड को, अब तुम इस कार्ड का क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, अब एक छोटा सा समझाने का तरीका तुमको दिखा रहा हूँ, कैसे समझ सकते हो कि व्हाट डज क्वांटाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जब तुम इस कूपन को खरीदने जाते थे तो तुम देखते थे कि कूपन हर अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता था, क्लियर। जैसे या तो 5 रुपीज़ का कूपन तुम्हारे पास होगा, या तो 5 रुपीज़ का कूपन अवेलेबल है, या भाई 10 रुपये का कूपन अवेलेबल है, 15 रुपीज़ का कूपन अवेलेबल है, फिर 25 का है, फिर 50 का है, फिर 100 का है। ये कूपन ऐसे ही आते थे। अगर तुम कहोगे नहीं मुझको 22 रुपये का कूपन चाहिए, तो 22 रुपये का कूपन अवेलेबल नहीं है। इट इज़ 15 और 25, 15 और 25 के बीच में कोई कूपन नहीं है। तुमको 22 रुपये का रिचार्ज तुम करा ही नहीं सकते, 15 का करो या 25 का करो। तो कूपन की जो वैल्यू है वो फिक्स अमाउंट में ही अवेलेबल है। तुम कहोगे हमको 33 रुपीज़ का रिचार्ज कराना है, शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि 50 के बाद अगला अवेलेबल 100 है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शायद वो भी तो मुझको नहीं पता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये जो रिचार्ज कूपन है, हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू है क्वांटाइज्ड है। ये सारी वैल्यू में अवेलेबल नहीं है, ये कुछ खास वैल्यू में ही अवेलेबल है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर कुछ सर्टेन वैल्यू में ही हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे 10 के बाद 15 के बाद 25 के बाद 50, बीच में कुछ नहीं, या तो वो 10 होगा या फिर सीधा 15 होगा। 10 और 15 के बीच में उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। 15 के पास 25 जाएगा, 15 से 25 में वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि यह जो वैल्यू है, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्वांटाइज्ड को तुम रिवर्स कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कहूँ कि 0 से लेकर के किसी चीज़ की वैल्यू, अगर इसी रिचार्ज कूपन की वैल्यू मान लो, अगर मैं कहूँ कि 0 से लेकर के 100 रुपीज़ तक तुम जो चाहो तुमको मिल जाएगा। 1.5, 1.2, 1.23, 1.7, जो चाहो 0 to 100 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, रियल नंबर की बात करोगे तो। और हर वैल्यू में तुमको वो अवेलेबल हो, तब कहोगे हाँ ये तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, जो चाहो तुमको मिल जा रहा है, क्वांटाइज्ड नहीं है, फिक्स वैल्यू में अवेलेबल नहीं है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जब एक फिक्स वैल्यू में ही अवेलेबल होती है तो हम कहेंगे यार वो क्वांटाइज्ड है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट इज क्वांटाइज्ड। तो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, जो चार्ज होता है वो चार्ज की वैल्यू या तो प्लस माइनस ई होगी, या प्लस माइनस 2e होगी, या प्लस माइनस 3e होगी, या प्लस माइनस 4e होगी, एंड सो ऑन। कभी भी e और 2e के बीच में नहीं आएगा, 1.5 नहीं होगा। कभी भी 2 और 3 के बीच में 2.2, 2.3 नहीं होगा, या तो e या 2e या 3e एंड 4 एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे जो चार्ज की वैल्यू क्वांटाइज्ड है,
और कितनी क्या इसकी वैल्यू हो सकती है? क्वांटाइज तो है, तो कंफर्म है कि जो अवेलेबल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है वो क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हर वैल्यू तुमको अवेलेबल चार्ज की नहीं हो सकती। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, और थोड़ा कॉमन सेंस लोग ऐसा क्यों है? किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही आएगा, या तो ये लोग उस पर जाएं या उससे निकल जाएं। तो कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को हमको इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज करना है, अब इस मार्कर को मुझको चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं या इससे निकालूं। तो जब इलेक्ट्रॉन दूंगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूंगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन दूंगा या दो दूंगा या तीन दूंगा। कभी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3.7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजैक्शन है वो इंटीजर में ही ना होगा। सोच के बताओ, क्या तुम इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? कभी नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 के बाद अगर तुम चाहोगे इसको इलेक्ट्रॉन दे तो 3 ही दे पाओगे, 2.5 नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन तुम इंटीजर में ही दोगे या इंटीजर में ही लोगे तो चार्ज भी तो इस पे इंटीजर में ही आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव 1.5 ई या -1.7 ई। अब यहाँ पर एक बात और जानने वाली ये है कि जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कहाँ किया गया? तो एक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तुम सब इसको शायद केमिस्ट्री में थोड़ा इसके बारे में पढ़ोगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडेज जो अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस में, उन्हें कुछ लॉ दिया था अबाउट दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो अपने एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा था ऑन इलेक्ट्रोड्स, तो उस जो डिपॉजिटेड चार्ज को ऑब्जर्व किया गया, तो इसके क्वांटाइज्ड होने के नेचर के बारे में पता चला। तो ये एक छोटी सी बात है, फैक्ट है, तुमको याद होना चाहिए कि जो इसे क्वांटाइज्ड होने का नेचर है, इसको जो ऑब्जर्व किया गया वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो चार्ज डिपॉजिट होते थे इलेक्ट्रोड्स पर, उनके हिसाब से उनको जब देखा गया तो पता चला भैया जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, ये किसी सर्टेन वैल्यू के मल्टीपल में ही आ रहा है, 20 में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का सबूत मिला। फिर इसका मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी एक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। तो वहाँ पर भी पता चला कि भाई जो चार्ज आता है वो हमेशा मल्टीपल में ही होगा, एक सर्टेन वैल्यू के मल्टीपल में ही होगा। वही सर्टेन वैल्यू ये फंडामेंटल चार्ज होती है, इसी का हमेशा मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो इससे तुम जो भी कॉपी करना चाहो कर सकते हो। तो फिर हम शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर का जान, इस चैप्टर का शान, जो चाहो कह सको। उसका नाम है द कूलॉम्स लॉ। तो जल्दी से कर लो, तो चलते शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। डू इट फास्ट। तो जैसे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बिना काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, वैसे ही कूलॉम्स लॉ के बिना तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते। इस चैप्टर का जो बेस है, जो सोल है, हार्ट है, जो कहना चाहो कह लो, सब कुछ बस यही है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ समझेंगे, कूलॉम्स लॉ के कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी सब देखेंगे। बट सबसे पहले कूलॉम्स लॉ को समझते हैं, इसके बेसिक्स को समझते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमको ज़रूरत है पढ़ने की, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्शन करते हैं एंड वी ऑल नो दैट कि सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमेशा इंटरेक्शन होगा। तो ये जो इंटरेक्शन दो चार्ज के बीच है, सेम नेचर, रिपल्शन, अपोजिट, अट्रैक्शन, तो ये जो इंटरेक्शन है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, इस इंटरेक्शन का जो एक मैथमेटिकल रूप है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, जो इसका जो एक्सप्रेशन है, वही कूलॉम्स लॉ है। तो कूलॉम्स लॉ एक कह सकते हो कि क्वांटिटेटिव वैल्यू तुमको देता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू कि कितना इंटरेक्शन है, कितना फोर्स लगेगा, डिस्टेंस पर कैसे चेंज करेगा, ये सब कुछ हमें कूलॉम्स लॉ बताता है। तो जो देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ में सबसे पहले ये कहा जाता है
कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो दोनों चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब कि रेस्ट में होने चाहिए। तो 2 चीज़ मैं तुमको यहाँ बताऊँगा बिफोर आई स्टार्ट कूलॉम्स लॉ। तुमको 2 बात ध्यान समझनी पड़ेगी। पहली बात कि कूलॉम्स लॉ के लिए हम लोग जो चार्ज कंसीडर करेंगे वो चार्ज क्या होना है बच्चों, पॉइंट के फॉर्म में हो। पॉइंट चार्ज क्या होता है अगर तुमको समझना हो तो तुमको जब मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था तो वहाँ तुमको जो पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट तुमको बताया था, तुम सबको अच्छे से याद होगा। सेंटर ऑफ मास हम लोग लास्ट चैप्टर था 11th का जो पढ़ रहे थे, वहीं पे उसको हमको रोक देना पड़ा, ठीक है। तो इसके पहले का जो चैप्टर में सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे वहाँ तुमको मैंने पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट बताया था। भाई देखो पॉइंट मास क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या होता है। तो लाइक पॉइंट मास कि एक ही पॉइंट पर पूरा पूरा मास कंसंट्रेटेड है। एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज का मतलब यही है कि जितना भी चार्ज हो, 1 कूलम हो या 1000 कूलम हो, एक ही पॉइंट पे पूरा का पूरा चार्ज क्या कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट चार्ज। तो मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज, मेरे पास जो चार्ज होने चाहिए वो पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है। अब ऐसे मैं इस मार्कर को चार्ज दूँ तो चार्ज तो इस पर आ जाएगा, मगर ये मार्कर पॉइंट चार्ज नहीं है। इसका साइज, लेंथ, डायमेंशन, वॉल्यूम सब कुछ दिख रहा है हमको, तो वी कैन नॉट से दिस इज अ पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम्स लॉ में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि जो चार्ज आप ले रहे हैं, जिन चार्ज के बीच आप इंट्रैक्शन निकालना चाहते हैं, जिन चार्जेस के बीच आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज है कि नहीं है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा अभी होल्ड करो, क्योंकि जो होता है पहले वो सुन लो कि क्या कहा गया है। तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि जो पॉइंट चार्ज होने चाहिए वो रेस्ट में होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। नाम ही है सेक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि जो चार्ज तुम ले रहे हो, दो अगर पॉइंट चार्ज में कंसीडर करूं तो स्ट्रिक्टली ये दोनों पॉइंट चार्ज क्या होने चाहिए बच्चों, रेस्ट में होने चाहिए। इनके बीच कोई मूवमेंट ना होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि इनके बीच का जो सेपरेशन है आर वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो जब 2 चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे, तो ही हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये तुम्हारे मन में उठेगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो फिर वही मैं बोलूँगा जो सेंटर ऑफ मास से बोला था। ये मार्कर पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर तुम इसको चार्ज दोगे तो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर मैं इस मार्कर को बहुत दूर से देखूँ, बहुत दूर से, चाहे छोटा सा ये दिखाई पड़े, जैसे मैंने कहा जब तुम किसी स्टार को देखते हो तो वो तो बहुत बड़ा सा बॉडी है, मगर इतना डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इट लुक्स लाइक अ पॉइंट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना सफिशेंटली लार्ज हो जाए कि ये अगर पॉइंट के फॉर्म में नहीं भी है तो भी पॉइंट चार्ज के रूप में नजर आने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग द चार्जेस शुड बी पॉइंट इन पॉइंट फॉर्म। तो चार्ज को पॉइंट फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट फॉर्म में नहीं भी है, पॉइंट चार्ज नहीं भी है, तो डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज हो जाए ताकि वो दोनों Q1 Q2 एक दूसरे को पॉइंट के तरह ही देखें। Q1 के लोग Q2 एक पॉइंट है, Q2 के लोग Q1 एक पॉइंट है, वास्तव में दोनों में से कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ वैसे ही बात यहाँ पर पे होती है, ठीक है। तो जो भी 2 चार्जेस हैं वो पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए या डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि पॉइंट के फॉर्म में लगे। एंड सेकंड थिंग जो कि बहुत मतलब एक मैंडेटरी कंडीशन है कि जो चार्ज होने चाहिए वो स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं और स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ या सिंपल Q1 Q2। यहाँ जो चार्ज हम लेंगे वो केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके जो प्रोडक्ट होंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। जितना इनका मल्टीप्लिकेशन होगा उतना इनके बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो द फोर्स बिटवीन 2
स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कभी कभी इसमें मॉड Q1 मॉड Q2 भी लगा होता है कुछ बुक्स में, कुछ जगह लोग बताते हैं। तो मॉड Q1 मॉड Q कहने का सिर्फ यही मतलब है कि यू डोंट कंसिडर देयर नेचर। यहाँ पर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो केवल हमको चार्ज के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगी, नेचर का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। एज फार एज मैग्नीट्यूड इज ओनली कंसर्न। अगर फोर्स का डायरेक्शन में तुम देखना चाहते हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहते हो तब Q1 Q2 का तुमको नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वी डोंट कंसिडर द साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो कूलॉम्स लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r²। तो ऐसे ही लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो याद रखना कूलॉम्स लॉ फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इट कम्स आउट टू बी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², बीच में ये हमारा कांस्टेंट आएगा तो ये साइन हमारे टेक। तो hence you can say F is equal to some constant Q1 Q2/r², ठीक है, Q1 Q2/r²। अब यहाँ जो K की वैल्यू है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ पर K कांस्टेंट है जो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये जो चार्जेस है, ये जो चार्ज है इनकी वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, ठीक है, कूलॉम में ले रहे हैं या फिर किसी और में ले रहे हैं। जैसे एक चार्ज की स्टेट कूलॉम भी होती है, उसकी बात मैं करूँगा तो चार्ज की उनके अलग से बताऊँगा तुमको। तो उस पर डिपेंड करेगा K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनके बीच का मीडियम क्या है चार्ज के बीच का, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सुनो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसमें ये मान के चलेंगे जो चार्ज की यूनिट है जो कंसिडर करेंगे हम लोग वो है कूलॉम, ठीक है, और कोई यूनिट हमें कंसिडर फिलहाल नहीं करनी है। तो अगर चार्ज की यूनिट कूलॉम हो, जैसा कि हम लोग लेंगे हमेशा, और बीच का मीडियम अगर वैक्यूम हो, जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है, मीडियम चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंगली। तो अगर चार्ज की यूनिट कूलॉम लिया जाए और बीच का मीडियम हम वैक्यूम ले या एयर ले, तो उसके हिसाब से K की वैल्यू क्या होगी उसकी बात करते हैं, जो ही हमारा मेन चीज़ है। बाकी और कोई खास चीज़ हम लोग को नहीं जाननी है फिलहाल कूलॉम्स लॉ के अंदर। अपने इस क्रैश कोर्स में जानने को तो बहुत कुछ है, मगर हमें ये देखना है कि हमसे क्या पूछा जाएगा। साफ शब्दों में कहा है कि बेसिक क्लास 12th NCERT, तो बहुत पूरा इतना हमारे पास वक्त नहीं है हम लोगों के पास कि पूरा उसको सीखें समझें, और एंड इम्पोर्टेंट थिंग इसकी हमको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बीच का मीडियम वैक्यूम हो और चार्ज की यूनिट हम लोग जैसे कूलॉम्स में लें, ठीक है, एम के सिस्टम की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी वो मैं लिख रहा हूँ। तो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस जो बच्चों कांस्टेंट K की वैल्यू होती है बहुत अच्छे से तुम लोग इससे फैमिलियर हो गए। दैट कांस्टेंट K इज 1/4πε0। इस कांस्टेंट को हम लोग एक अलग फॉर्म में लिखते हैं 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या होती है, तो ऐसा कहा जाता है ε0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट विच इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हम सब जानते हैं कि एप्सॉट एक कांस्टेंट है जो कि वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है, अब परमिटिविटी होती है। और परमिटिविटी, अच्छा जब पहले 11th का सिलेबस इंक्लूड था तो इस परमिटिविटी का डायमेंशन बहुत एग्जाम में तुमसे पूछा है कि परमिटिविटी का भाई डायमेंशन बताओ क्या होता है। खैर तो डायमेंशन की बात है नहीं, डायमेंशन तो आएगा नहीं एग्जाम में तुम्हारे।
तो एप्सलॉन एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 8.86 10⁻⁻12 कहीं 85 भी होता है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.85 लिखो, 8.86 लिखो, बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8.86 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैक्यूम के लिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और ये सारे बच्चों को ये वैल्यू पता भी होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मीडियम बदला तो ये मीडियम की वैल्यू किसी और मीडियम में कुछ और होगी, मगर हमको वैक्यूम के लिए बस याद करो, बाकी के लिए हमको जरूरत नहीं पड़े। बाकी अगर मीडियम चेंज करेगा तो बताऊंगा वहाँ पर क्या करना होगा। अब एप्सिलॉन की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 4 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, पाई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी यहाँ रख दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो पूरी वैल्यू कितनी आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये सब भी जानते होंगे कि इस कंप्लीट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो जब मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पे रखता हूँ तो देयरफॉर कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही जाना पहचाना कूलॉम्स लॉ है जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो जो भी बेसिक्स है इसके बारे में अच्छे समझ लो कि चार्ज पार्टिकल्स पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होने चाहिए, तो उनके बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इससे डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन के तुमको कूलॉम्स लॉ के दूसरा फॉर्म लिखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हालांकि वेक्टर फॉर्म पूछेगा तुमसे नहीं, बहुत कम चांस है कि वेक्टर फॉर्म पर कोई क्वेश्चन पूछे, मगर छोटी सी बात है, बता दूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे तो एक मन में कॉन्फिडेंस ही रहेगा कि चलो हमको ये वेक्टर फॉर्म भी पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, कभी कभी खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए पढ़ाया जाता है, यार पढ़ लो ताकि मन में एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने ये भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू होती है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 1/4π Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ भी ये वैल्यू होगी, पूरी पुट करेंगे 9 × 10⁹। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर कहीं अलग से रखना हुआ तो वहाँ देखा जाएगा, तो ये कॉपी कर लो। तो जल्दी से इसका छोटा सा वेक्टर फॉर्म भी है कि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे। वहाँ से हमको देखना होगा कि चार्ज, अच्छा यहाँ बता रखना कि यहाँ जो चार्ज की वैल्यू होगी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखनी है, इसमें चार्ज का नेचर प्लस माइनस तुमको नहीं रखना है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो, तो फिर तुमको उसका एक छोटा सा वेक्टर फॉर्म भी है वो भी लिख के दिखा देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ कैसे लिखा जाता है। जल्दी कर लो इसको। तो इसको बच्चों वेक्टर फॉर्म तो मैं लिख के दिखाता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में अगर तुमको कूलॉम्स को लिखना हो तो कैसे इसको हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, और कोई एक ओरिजिन हमारे पास है जिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें इनकी पोजीशंस दी हुई है। तो मान लो ये बच्चों एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। फॉर द मोमेंट हम दोनों को क्या मान लेते हैं कि सेम नेचर के, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे पास 2 चार्ज मैंने मान लिया, दोनों पॉजिटिव है। ये एक ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हमको इन दोनों चार्जेस की पोजीशन दी हुई है बच्चों R1 और R2। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो भाई चार्ज की हमको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो मान लो बच्चों एक ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों चार्ज की हमको पोजीशन पता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमको नहीं पता, बस दोनों चार्ज की पोजीशन पता है, बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, बात को ध्यान समझना, बहुत सिंपल तरीका है। तो मान लो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, एक ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस की पोजीशन वेक्टर दे रखी है कि Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस को मान लेता हूँ R, और बिना उनके बीच की डिस्टेंस निकाले हमको कुछ हमारा काम तो बनेगा नहीं। और एक वेक्टर भी मैं डिफाइन करता हूँ, एक वेक्टर R जिसका डायरेक्शन बच्चों Q1 से Q2 की तरफ है।
ठीक है, एक वेक्टर R में डिफाइन कर रहा हूँ जिसका डायरेक्शन Q1 से Q2 है और मैग्नीट्यूड कितनी है R, ठीक है। अच्छा, तो ये R की जो वैल्यू होगी, अगर वेक्टर फॉर्म की बात किया जाए, अगर वेक्टर की थ्योरी की बात किया जाए, तो दिस R वेक्टर R इज R2 माइनस R, ठीक है। जो R होगा Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर है वो R2 माइनस R1 होगा। अगर ये तुम्हें कन्फ्यूजन में सर कहाँ से ला दिए ये, तो भूल मत जाना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B होता है कि नहीं होता है, देख करके बताओ, ठीक है। तो वेक्टर A दैट इज R1 प्लस वेक्टर B दैट इज R, और इन्हीं दोनों का तो बाह्य रिजल्टेंट होता है ये R2, कह सकते हो। जिसको अगर ये समझ में कि सर कहाँ से बता दी उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ बताओ बच्चों, R क्या मिलेगा, R मिल जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, कह सकते हो ऐसे, फाइन। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है, वेक्टर लॉ से वेक्टर एडिशन पढ़े हम लोग, तो R इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कह सकते हो। तो हमें एक R वेक्टर डिफाइन किया जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, याद रखना Q1 से Q2 की तरफ, और वो R वेक्टर मिलेगा कैसे, तो R2 माइनस R1 करके वेक्टर R निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, वेक्टर R निकाल लिया, क्या हम इसका R कैप निकाल सकते हैं क्या? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर? अच्छे से पता है, किसी वेक्टर में उसके मॉड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको R कैप मिल जाता है। कन्फर्म सबको अच्छे से पता है। तो पहले हम करेंगे क्या, एक वेक्टर R फाइंड कर लेंगे, उस वेक्टर का हम क्या फाइंड कर लेंगे, फिर एक यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लेंगे, R कैप भी फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करेंगे, वी ऑल नो दैट वेरी कंफर्टेबल। अब यही सब है, यही सब है। 11th कुछ नहीं आएगा, 11th कुछ नहीं आएगा, लेकिन 11th जो पढ़े हो वो तो याद रखोगे, वो भूल जाओगे। इसे 11th नहीं हमको दिमाग से हटा दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th नहीं आएगा, 11th को पढ़ना में, ठीक है, पढ़ना नहीं है, लेकिन 11th जो पढ़े हैं भैया उसको यूज़ तो करोगे। तो वही सब यूज़ तो थोड़ा, मैं तुमको पहले कल भी कहा था कि छोटी छोटी चीज़ 11th जो पढ़े हो अब वो तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि तुम कहोगे सर क्लास 12th का हो जाए तो हम टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम तो टेबल तो क्लास 3rd में पढ़े हैं, हमको क्लास 12th का सिलेबस पूछ रहा है तो हम टेबल तो हम क्लास 3rd में याद किए थे, हम क्लास 12th में टेबल क्यों लिखे? क्या भाई, टेबल तुम 3rd में याद किए थे मगर 12th में उसको यूज़ नहीं करोगे। तो ओनली 12th आने का मतलब कि भैया केवल सिलेबस 12th का आएगा, जो ज्ञान भरे हो दिमाग के अंदर छोटे बच्चे से लेकर अब तक, वो सब ज्ञान तो यूज़ करोगे, ठीक है। तो वही तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि सिलेबस और नॉलेज का बीच अंतर समझो। सिलेबस 12th का आएगा, लेकिन जानकारी 11th की तो होनी चाहिए ना, 10th की तो होनी चाहिए ना, 7th 8th 9th की होनी चाहिए ना, बस वही बात है। तो R कैप इज वेक्टर R बाई R मॉड, ठीक है। हमने R को डिफाइन किया, R का यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया। हमने कहा कि ये दोनों मान लो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव है तो बताओ Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, भगाएगा। चलो मैं उस फोर्स को ऐसे दिखाता हूँ, F दिखाता हूँ इस फोर्स को। F कौन सा फोर्स है, जो Q1 ने Q2 पर लगाया। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। द फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, मान लो ये फोर्स F है, और ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जैसे कैरो देख रहा हूँ, और ये दोनों कैरो सेम है, तो जिस डायरेक्शन में R है उस डायरेक्शन में ही F है, इस बात को ध्यान रखना। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1, अब वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, यही इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। बस यहाँ तुम क्या लगा दोगे, R कैप लगा दोगे, ठीक है। तो R कैप से क्या मिल जाएगा, इस फोर्स को डायरेक्शन मिल जाएगा। अब जो R कैप की डायरेक्शन है, देखो भाई फोर्स की डायरेक्शन है, मिल जाएगा। तो R वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, तो R कैप भी दिस साइड होगा और F भी दिस साइड होगा, वो तो होने चाहिए। हाँ, लेकिन याद रखना इस फॉर्मूले में Q1 Q2 साइन के साथ रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इस वेक्टर फॉर्म में चार्ज प्लस माइनस रखा जाएगा, ठीक है। उसका कारण भी है क्यों, ये तो फोर्स रिपल्सिव है। मान लो अगर फोर्स अट्रैक्टिव होता
अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचता, तब क्या होता, तब होता कि ये कि जब यह प्लस इंटू माइनस करते तो ओवरऑल क्या होता माइनस, और यहाँ माइनस आर कैप लग जाता। तो आर कैप अगर इधर है तो माइनस आर कैप इधर हो जाता और अट्रैक्शन फोर्स लग जाता। क्लियर है? तो जब तुम यहाँ प्लस माइनस यूज करोगे तो आर कैप अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और वो रिपल्सिव के लिए भी एडजस्ट हो जाएगा, अट्रैक्टिव के लिए भी एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए वेक्टर फॉर्म जब भी लिखोगे Q1 Q2 की प्रॉपर साइन लेके लिखना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझको पता है कुछ बच्चों को बात अभी समझ में आई नहीं है, फिर सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ ये फॉर्मूला तो लिखा है मैंने रिपल्सिव फोर्स के लिए, लेकिन अट्रैक्टिव में भी खुद को ये एडजस्ट कर लेगा। बस ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेशन में Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखनी है, उनका प्रॉपर साइन, Q1 की साइन जो है Q2 की साइन जो है वो साइन के साथ रखना है। तो उससे फायदा क्या होगा सुनो, मान लो अभी दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल किए, फोर्स इधर लगा, आर कैप इधर था, लगा दिया, फोर्स का डायरेक्शन मिल गया। अब मान लो मैंने कहा दोनों में से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव क्या किया अट्रैक्ट किया, तो होगा क्या जैसे ही तो प्लस माइनस लिखोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, और माइनस आर कैप के साथ जुड़ जाएगा। तो आर कैप अगर इधर था तो माइनस आर कैप इधर हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा जो अट्रैक्टिव होने की पुष्टि कर देगा। तो यहाँ Q1 Q2 की जो वैल्यू है हम साइन के साथ रखेंगे वेक्टर फॉर्म। इस बात को ध्यान में फिर से बोल लो, कभी भी कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म यूज करोगे जहां फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो Q1 Q2 का नेचर कभी मत लेना, न प्लस न माइनस, केवल मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर कभी हमको ज़रूरत पड़ी कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की, या पूछ ही लिया दो चार्जेस के बीच के फोर्स बताओ, वेक्टर फॉर्म में फोर्स बताओ कि दो चार्ज पार्टिकल ये है ये है, इनके बीच फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो वी मस्ट नो द वेक्टर फॉर्म, हमको वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। बट याद रहे वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 प्रॉपर साइन के साथ हमको लिखना होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, छोटा सा फॉर्मूला था। आई थिंक ये भी अगर पता होगा तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें कंफर्म रहे कि स्केलर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, कहाँ कब क्या करना है, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ हो गया, इसे जल्दी से कॉपी करो। तो फिर चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसकी बात भी करते हैं, ठीक है, जल्दी। ओके, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, जब लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कूलॉम्स लॉ पे, तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में अच्छे से बहुत समझ लेते हैं पहले क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इसको तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना तुमको पढ़ने में आसानी होगी, उतना तरह से प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर कब होता है पता है? ऐसा है कि जब बहुत ढेर सारा सिलेबस हो और प्रेशर है, अगर ढेर सारा सिलेबस हो मगर तुमको पता है कि यार मुझको सिलेबस आता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझको चीज़ें पता है, मैं कर लूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जब ये पता हो कि यार 4-5 चैप्टर बचे मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शुरू से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वहीं पर तुम्हारा दम मन हट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगर थोड़ा सा सिलेबस बच भी जाएगा, ठीक, बचने का मतलब ये कि तुम्हारा अगर टाइम तुमको बहुत कम मिले और लगे कि यार बहुत कम टाइम में 4-5 चैप्टर कवर करने हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो होता क्या है कि मान लो मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज है, मैंने लिया Q, एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया Q, ठीक है, और इसके चारों तरफ ढेर सारे और दूसरे पॉइंट चार्जेस हैं। मान लो ये Q1 है, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, ये तीसरा पॉइंट चार्ज मान लो बच्चों Q3, ये Q4, ये Q5, ये Q6, ऐसे करते करते ढेर सारे चार्ज हैं Qn, n चार्जेस हैं और एक कैपिटल Q चार्ज बेचारा इनके बीच में, ठीक है। हर चार्ज, इस पूरे n चार्जेस में से हर एक चार्ज बाकी के सारे चार्जों के साथ इंटरेक्शन करेगा। सब चार्ज का सब चार्ज के साथ इंटरेक्शन होगा, कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा, कोई किसी से रिपेल होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। तो हम लोग फिलहाल कैपिटल Q की बात करते हैं। इन सब में से किसी एक को पकड़ लो। चलो मैंने कैपिटल Q को पकड़ लिया। इस कैपिटल Q के चारों तरफ ढेर सारे चार्जेस हैं,
Q1 वहाँ बैठा है, Q2 वहाँ है, Q3 यहाँ है, कोई प्लस है कोई माइनस है, अलग अलग नेचर है मान। तो होगा क्या, सारे के सारे चार्ज इस एक चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर n चार्ज है, n की वैल्यू 10, 50, 100 जो भी हो, तो उतने फोर्स इस कैपिटल Q पर लगेंगे। हर फोर्स का अपना अपना वैल्यू होगा, हर फोर्स का अपना अपना डायरेक्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल को मान लो अट्रैक्ट कर रहा है कैपिटल Q को, कोई कैपिटल Q को मान लो रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल इस कैपिटल Q के साथ अलग अलग बिहेवियर कर सकते हैं, करेंगे ही। कोई अट्रैक्ट करेगा, कोई रिपेल करेगा, अलग अलग चार्ज, अलग अलग इसका इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन होगा सबके साथ। ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा जो इस कैपिटल Q के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगा। सारे के सारे चार्ज इस कैपिटल Q के साथ इंट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस कैपिटल Q पर जो बीच में बैठा हुआ है और उसको बहुत ढेर सारे लोग घेर के बैठे हैं, उस पर ढेर सारे फोर्स लगेंगे। ठीक है, टोटल n फोर्सेस लगेंगे। नियम ये कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो एक्चुअल मतलब क्या है बता रहा हूँ, बहुत लोगों को घुमा फिरा के बहुत से मतलब नहीं है। एक सीधी भाषा में बताता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल पर ढेर सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो, तो किसी एक चार्ज का फोर्स, जैसे Q1 का मुझको कैपिटल Q पर फोर्स निकालना है, ध्यान से बस समझना, Q1 चार्ज का कैपिटल Q पर मुझको फोर्स निकालना है। तो Q1 इस कैपिटल Q पर जो फोर्स लगाएगा, आई रिपीट, Q1 चार्ज इस कैपिटल Q पर जो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, जो लगाए, जितना लगाए, वो फोर्स और जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, इनके होने से या न होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये Q1 इस कैपिटल Q पर फोर्स लगा रहा है, अगर ये सारे चार्ज हों, ठीक है, तो जितना फोर्स लगा रहा होगा, और ये सारे चार्ज को अगर हटा दूँ तो भी जितना फोर्स लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक चार्ज का इस चार्ज के साथ इंट्रैक्शन अदर चार्जेस के होने न होने से इफेक्टेड नहीं होता। दैट इज द सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सीधी भाषा बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल को ढेर सारे चार्ज पार्टिकल घेर के रखे हैं, तो किसी एक चार्ज का जो इसके साथ इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, जो भी है, वो किसी और चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होगा। अगर मैं Q2 यहाँ पर पे, अगर मैं Q2 को हटा दूँ तो Q1 जो कैपिटल Q पर फोर्स लगा रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 का Q से जो है वो चलेगा। अगर Q2 को बढ़ा दूँ, घटा दूँ, प्लस कर दूँ, नेगेटिव कर दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल फोर्स पे जो होगा वो होगा। लेकिन एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ जो इंट्रैक्शन है, वो सिर्फ उन दोनों के बीच की बात है। वो तीसरा अगल बगल जो लोग हैं वो होंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं है वो तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, बस यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, सुपरपोजिशन। और जो टोटल फोर्स कैपिटल Q पर होगा, अगर n चार्ज पार्टिकल घेर के बैठे हैं, अब अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो इस कैपिटल Q पर टोटल फोर्स जो होगा वो सारे फोर्सेस का क्या होगा बच्चों, वेक्टर सम। इस बात को ध्यान रखना, वेक्टर सम बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चार्ज को Q0 बोल दूँ, तो जो टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स on Q0, the total force on Q0 will be the FO1, FO1 का की Q0 पर फोर्स बाई Q1 प्लस F02 प्लस F03, ऐसे करते 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 ऐड करते चलो प्लस लास्ट पार्टिकल का फोर्स n। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर Q0 पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स है, वो पहले चार्ज का फोर्स Q0 पर, दूसरे चार्ज का फोर्स Q0 पर, तीसरे चार्ज का फोर्स Q0 पर, ऐसे ही चौथे चार्ज का फोर्स Q0 पर, पांचवें चार्ज का फोर्स Q0 पर, छठे चार्ज का फोर्स Q0 पर, लास्ट चार्ज का फोर्स Q0 पर। इन सब का वेक्टर सम होगा। मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम सीधा ऐड नहीं करना है,
जितने फोर्स हैं सब फोर्स को देखेंगे, कौन किधर जा रहा है डायरेक्शन देखेंगे, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिपेल कर रहा है, डायरेक्शन के हिसाब सेट करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब सोचो, अब 11th नहीं आने वाली है, लेकिन 11th का जो वेक्टर्स हम लोग पढ़े हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब एकदम मजे में यूज़ करेंगे। देखना, रिजल्टेंट निकालेंगे फोर्सेस का, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो वही मैं तुमको समझना चाह रहा हूँ बच्चों बार बार कि 11th नहीं आएगा, मगर 11th का ज्ञान तुमको होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझो, ठीक है? तो 11th की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत पड़ेगी, बहुत परेशान होने की बात नहीं, बट स्टिल तुमको 11th पढ़ना नहीं है, ठीक है? ज्ञान जो चाहिए वो तुमको बीच बीच में देता रहूँगा, उतना सफिशिएंट तुम्हारे लिए। तुमको नहीं बोलूँगा जाके 11th जगह पढ़ो, जितना ज़रूरत है मैं तुमको इसी पूरे बैच में पढ़ाते वक्त तुमको 11th का समझा दूंगा पूरा, तुमको अलग से पढ़ना नहीं है, मगर जो कह रहा है उसका मतलब समझो, ठीक है? तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। जितने फोर्स लगेंगे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, और किसी भी एक चार्ज का जो फोर्स होगा किसी दूसरे चार्ज पर, वो किसी और चार्ज के अगल बगल जो चार्ज हैं उनके होने न होने से अफेक्टेड नहीं होता। इसका इसके साथ जो इंट्रैक्शन है, तुम लोग हो नहीं हो तुमसे मतलब नहीं है, और इसके साथ जो फोर्स है उसका और उससे कोई मतलब नहीं है। यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? तो 3 चीज़ बच्चों लोगों ने आज पढ़ी। पहला क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। दूसरा क्या पढ़ा? कूलॉम्स लॉ, जो इस चैप्टर का जान है कह सकते हो। और तीसरा पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? और अब अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो इन पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारे पढ़ने का तरीका था वैसे चलेगा, पढ़ते चलेंगे, टॉपिक्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन करेंगे, पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस तुमको परफेक्ट बनाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक तुमको बात समझ में आएगी, ठीक है? और जो हम लोग का ग्रुप है उस ग्रुप में मैं क्वेश्चन तुमको देता रहूँगा, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस ऐसी ही हमारी बनती रहेगी, ठीक है? तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में तुमको लेकर के हम खूब बढ़िया क्वेश्चन, खूब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को एकदम और क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, और डेली बेसिस पर रिवीजन भी करते रहो, ठीक है? और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रहा है, ठीक है? हम सबको पता है कल एप्लीकेशन विंडो 2 अप्रैल है, कल एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा NTA की तरफ से, ठीक है? तो क्या करोगे बताओ? एकदम भागना शुरू कर दोगे कि बस भाग जाए, फॉर्म भरे, बस आज भरे, कल दुनिया खत्म होने वाली है, आज ही भर दो, ऐसा करोगे? 30 अप्रैल तक समय है। मैं उस दिन भी कहा था, फिर बता रहा हूँ, शांति से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को शांति दिमाग से, शोर मचा करके नहीं कि कोई कुछ बोल दिया सुन लिए, कोई कुछ बोल दिया परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, यहाँ वहाँ भागने लगे। कोई दिक्कत होगा मैं हूँ, मुझसे कंसल्ट करना, जो भी दिक्कत होगा मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है? लेकिन गलत नहीं करना, गलत फॉर्म नहीं भरना है, दिक्कत हो जाएगी फिर। बहुत ध्यान से सोच के समझ करके पूरे प्रोसेस को मैं समझाऊंगा भी, एक बार अगर आएगा तो समझाऊंगा मैं क्या करना तुमको। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत घबराए थे, यार भर दो, कल तो दुनिया खत्म होने वाली, कल तो प्रलय आने वाला है, ऐसा सोच रखते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है, आराम से 2 दिन 3 दिन लेना, पूरे प्रोसेस को समझना, क्या प्रक्रिया है, क्या तुमसे मांगा है, तुम्हें कैसे फॉर्म भरना है। कोई दिक्कत हो कि मुझसे बताना, मैं तुमको सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन गलत नहीं करना है, ठीक है? कूल माइंड से पूरे बातों को समझते हुए, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज मैं स्टॉप करता हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर कल मैं लेकर के आऊँगा तुम्हारे ढेर सारे बड़े क्वेश्चंस, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी सी बनती रहे, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी लाइव क्लास शुरू करने का, हो सकता है लाइव क्लास भी तुम लोग को शुरू करूँगा जल्दी में, ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, मुझको बताओ। आज के सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।